पिछले पार्ट में हमने देखा कि जूनू ने अपने दिमाग से चंसू के पूरे गेम को पलट दिया और अब बात सिर्फ गैंग वॉर की नहीं रही, क्योंकि इस बार सब कुछ दांव पर है। एक तरफ है नेक्सस की एलीट फोर्स और दूसरी तरफ पार्क की टीम, जो अब इस लड़ाई को हर हाल में खत्म करना चाहती है। लेकिन असली तूफान अभी शुरू होना बाकी है, क्योंकि अब होने जा रही है 3 वर्सेस 3 की फाइनल क्लैश, जो तय करेगी कि कौन राज करेगा और कौन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस पार्ट में इंसू सबसे पहले आगे बढ़ता है और अपनी इंसेन स्पीड से सबको शॉक कर देता है, यहां तक कि वह मसल हेड भी मान जाता है कि उसकी स्पीड सच में खतरनाक है। हालांकि डैमेज खाने के बाद भी वह टिका रहता है। इंसू लगातार पंचेज मारता है, लेकिन सामने वाला उसकी कोशिश की तारीफ करते हुए उसे एक ही झटके में पीछे उड़ा देता है। जिह्योक खुद भी हैरान होता है कि इतने वेट डिफरेंस के बावजूद इंसू इतना कुछ कर पा रहा है। फिर अचानक वह अपने शूज उतार देता है और ये देखकर सारे गूंज तक शॉक रह जाते हैं। मन तुरंत समझ जाता है कि गरिल्ला अब सच में ऑल आउट जाने वाला है, इसलिए वह एक्साइटेड हो उठता है, क्योंकि अब उसके सामने एक क्रेजी फाइट शुरू होने वाली थी। जिह्योक अटैक के लिए तैयार होता है, तभी जूनू इंसू को याद दिलाता है अगर वह एक बार पकड़ लिया गया तो फाइट वहीं खत्म है। इंसू यह बात समझता तो है, लेकिन बोलते बोलते उसका गार्ड थोड़ा नीचे हो जाता है और बस यही उसकी बड़ी गलती बनती है। मसल हेड उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वह इंसू को रिस्पेक्ट दे रहा है, इसीलिए अब वह पूरी ताकत से लड़ेगा। फिर वह उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। इस एक स्लैम से इंसू की बैक तक हिल जाती है। चॉय तुरंत चिल्लाकर उसे कॉशस रहने को कहती है, जबकि सब लोग देखते हैं कि गरिल्ला उसे दोबारा उठाकर फिर से ग्राउंड पर दे मारता है। फाइट शुरू होने से पहले ही जूनू ने इंसू से साफ कह दिया था कि उसके जीतने के चांसेस बेहद कम हैं। उसने बताया था कि जिह्योक कोई नॉर्मल फाइटर नहीं, बल्कि एक लिटरल फाइटिंग एनिमल है। रूमर्स तो यहां तक कहते थे कि उसने शेयर स्ट्रेंथ से एक ह्यूज ट्री तक फाड़ डाला था। मैस हो या टैलेंट, हर चीज में वह मॉन्स्टर लेवल पर था। जूनू ने साफ कहा था कि जिह्योक इंसू से बेहतर है। यह सुनकर उस वक्त इंसू ने सोचा था कि शायद उसे सीधे जीतने की जगह उसे धीरे धीरे ड्रेन आउट करना चाहिए। लेकिन ग्राउंड पर गिरने के बाद भी इंसू फ्रस्ट्रेट होकर फिर उठ खड़ा होता है और साफ कह देता है, चाहे जीतना इम्पॉसिबल ही क्यों न लगे, वह अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देगा। जूनू उस वक्त थोड़ा हैरान हुआ था कि इंसू इतना राइल्ड अप क्यों हो गया, क्योंकि उसे तो उम्मीद थी कि वह किसी स्मार्ट ट्रिक से जीत चुरा लेगा। इतना पैसा लगाने के बाद जूनू उसे होपलेस फील करने की सलाह नहीं देता, बल्कि एक ईवल लुक के साथ कहता है, आज के टाइम में भी एक इंसान किसी रेजिंग बुल जैसे फाइटर को हरा सकता है। वापस फाइट में इंसू मौका देखकर जिह्योक के स्टमक पर किक मारता है और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है। गूंज इरिटेशन से भर जाते हैं, लेकिन साथ ही यह भी नोटिस करते हैं कि इंसू अब बैरली टिक पाया है। दूसरी तरफ इंसू के अंदर अजीब सा थ्रिल दौड़ता है। अब उसे सच में समझ आता है कि जूनू ने इसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्यों कहा था। वह मान लेता है अगर वही अटैक दोबारा लग गया तो इस बार वह पक्का खत्म हो जाएगा। इतने में मसल हेड उसे फिनिश करने के लिए फिर रश करता है, लेकिन जूनू स्मर्क करता है। उसे लगता है अब टाइम आ गया है, और तभी इंसू बुल को हम्बल करना शुरू करता है। वह अपने हाथ से जिह्योक के फेस को ब्लॉक कर देता है। पहले तो मसल हेड को लगता है कि बस उसकी साइट ब्लॉक की जा रही है, लेकिन अगले ही पल इंसू एक टेक्निक इस्तेमाल करता है, टोरोमैची, और उसी फ्लो में वह जिह्योक को एफर्टलेसली एक तरफ पुश कर देता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि इस मॉन्स्टर को हराने के लिए उसे और भी ज्यादा ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी। इसलिए इंसू डिस्टेंस बनाकर लगातार पंचेस कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जिह्योक आराम से उन्हें ब्लॉक करता है और उसे याद दिलाता है कि उसके पंचेस बिल्कुल यूजलेस है। लेकिन तभी अचानक इंसू इन फाइटिंग पर स्विच करता है और सीधा जिह्योक के जॉर पर वार करता है, और इस एक क्लीन हिट से फाइट का पूरा फ्लो बदलने लगता है। गरिल्ला तुरंत रिकवर कर जाता है और फिर से इंसू पर चार्ज करता है। मन उसे वॉर्न भी करता है, लेकिन वह अपना पाथ बदलता ही नहीं, और बस उसी स्टबन मूव का नतीजा इंसू का क्रेजी पंच सीधा उसके फेस पर पड़ता है। इतना हैवी ब्लो खाने के बाद भी जिह्योक अभी भी स्टैंडिंग रहता है। अब वह इंसू की इन क्रैपी ट्रिक्स से कंफ्यूज होने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ फिर से चार्ज करते हैं। इंसू उसे चिल्लाकर कहता है, मुंह बंद रख, और उसी के साथ वह उसकी तरफ आते हाथों को डॉज कर देता है। इस बार इंसू लगभग अपना पंच कनेक्ट कर ही देता है, लेकिन अब जिह्योक पुरानी ट्रिक को समझ चुका था। फिर भी इंसू उससे 2 कदम आगे निकल जाता है और एक और हार्ड शॉट उसके फेस पर दे मारता है। यह देखकर गूंज फिर एंग्शियस होने लगते हैं, लेकिन मन उन्हें चिल करने को कहता है। उसके हिसाब से इंसू के पंचेज इतने वीक हैं कि सिर्फ इनसे जीतना इम्पॉसिबल है। वह मानता है कि टाइम अभी भी जिह्योक के फेवर में है, क्योंकि चाहे इंसू डैमेज देता रहे, उसे मैच खत्म करने के लिए एक रियल क्रिटिकल ब्लो चाहिए होगा। इसी बीच जिह्योक का एक हैवी पंच इंसू को पीछे धकेल देता है, लेकिन अब मन के इंस्टिंक्ट्स कहने लगते हैं कि कुछ गड़बड़ है।
तभी वह अचानक जुनू को मुस्कुराते देखता है और उसी पल वह चिल्लाकर अपने आदमी को वॉर्न करता है, रुक जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही सेकंड इंसू का नी अटैक जिहोक की नाक तोड़ देता है। जुनू ग्रिन करने लगता है, क्योंकि सब कुछ एग्जैक्टली उसके प्रिडिक्शन के हिसाब से जा रहा था। अब जिहोक भी अपनी गलती मान लेता है और फाइनली समझ जाता है इंसू का असली प्लान क्या था। मन थोड़ा कंसर्न्ड हो जाता है, लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि मसलहेड ने इंसू के नी को पकड़ लिया है। जिहोक उस मूव से इम्प्रेस्ड भी होता है, लेकिन साथ ही उसे याद दिलाता है वह कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। इंसू खुद समझ नहीं पाता कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से जमीन पर स्लैम कर दिया जाता है। उसके होमीज टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन डोंग योन कहता है कि वह अभी भी ठीक है। दूसरी तरफ जिहोक कोई मर्सी नहीं दिखाता और लगातार इंसू को डिमोलिश करता रहता है, लेकिन तभी इंसू मिट्टी उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है। इस अचानक ट्रिक से वह फाइनली खुद को छुड़ा लेता है। अब गूंज तक हैरान है कि वह अभी भी खड़ा कैसे है। उनमें से एक को कुछ अजीब लगता है और वह नोटिस करता है इंसू ने अपना फोकस लगभग खो दिया है, लेकिन फिर भी वह गिर नहीं रहा। अब इंसू आगे बढ़ता है और अपनी एल्बोज से जिहोक की स्किन तक चीरने लगता है। उसका बॉडी अब ऑलमोस्ट इंस्टिंक्ट पर मूव कर रहा था और इसी हालत में भी वह काफी डैमेज दे देता है। इतने अटैक्स खाने के बाद जिहोक फ्रस्ट्रेट हो जाता है। गुस्से में वह एक पंच फेंकता है, लेकिन इस बार इंसू का पंच पहले कनेक्ट कर जाता है। अब साइड पर खड़े गूंज को कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि उनके सामने अब इंसू किसी इंसान की तरह नहीं, एक कंप्लीट एनिमल की तरह लड़ रहा था। मन अपने गूंज की बात सही मानता है और बताता है कि इंसू अपनी लिमिट्स पार कर चुका है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह दिमाग से नहीं, सिर्फ इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्सेस से मूव कर रहा है। मन के मुताबिक ऐसा फीट वही सीजन्ड फाइटर कर सकता है जिसके पास इंसेन मेंटल पावर हो। और इसी बात से वह खुद शॉक हो जाता है। जिस आदमी ने उसकी गैंग को बिट्रे किया था, वही अब उसे इंस्पायर कर रहा था। अब इंसू की पूरी फाइटिंग स्टाइल बदल जाती है। उसकी एंड्योरेंस अचानक स्काई हाई हो जाती है और उसकी एल्बो कट टेक्निक रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरने लगती है। यह देखकर जिहोक मान लेता है कि वह हॉरिबल सिचुएशन में फंस चुका है। अगर उसने अभी रिस्क लेकर कोई काउंटर नहीं निकाला तो हार तय है। वह गुस्से से भरी आंखों के साथ आगे झपटता है और इंसू को पकड़ लेता है। इंसू छूटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे एक बार फिर जमीन पर बुरी तरह पटक दिया जाता है। धूल साफ होने पर इंसू की हालत पैथेटिक दिख रही थी। उसका शरीर टूट चुका था और फिर भी उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी इंजरीज के बाद भी वह लगभग मरते मरते बचा है। लेकिन किसी तरह वह फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार वही बनता है जिहोक को डिस्ट्रॉय करने वाला विनर। पूरा क्राउड कुछ पल के लिए साइलेंट हो जाता है, लेकिन तभी मनली खुद आगे आ जाता है। गूंज स्मर्क करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से फाउंडिंग मेंबर जैसे आदमी को हराना इम्पॉसिबल है। इंसू फिर भी फाइटिंग स्टैंस लेता है, लेकिन मन एक पंच में ही उसे पीछे उड़ाकर गिरा देता है, ताकि अब वह आखिरकार रेस्ट करे। उधर पार्क उस पंच को ध्यान से देखता है और उसे वही स्पेशल कॉम्बेटेंट याद आ जाता है जिसने पहले उसके खिलाफ ऐसा ही मूव यूज किया था। अब मन डोंग हायुन को सामने आने के लिए बुलाता है। वह कहता है कि 2 रेडहेड्स की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह मजाक में बेट रखता है, जो जीतेगा वही अपने बाल रखेगा। डोंग हायुन भी बात पकड़ लेता है और कहता है कि इतने लंबे बाल दोबारा उगाना आसान नहीं होगा। मन कहता है कि उसे पहले से पता है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि जीत उसी की होगी। और फिर वह आगे झपटकर फाइट शुरू कर देता है। गूंज एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआती अटैक्स डॉज करते हैं, लेकिन फिर मन एक क्लीन ब्लो लैंड करता है जो डोंग हायुन को पीछे उड़ा देता है। यह देखकर डोंग हायुन शॉक हो जाता है, क्योंकि वह पहचान लेता है कि यह चाइनीज मार्शल आर्ट्स है। मन लगातार कई ब्लोज लैंड करता है और अब साफ दिखने लगता है कि अपर हैंड उसी के पास है। यह देखकर चॉय इरिटेट होकर कहती है, स्ट्रीट फाइट में ऐसे फैंसी मूव्स यूज करना अनफेयर है। लेकिन जुनू उसे समझाता है कि हालांकि कई चाइनीज मार्शल आर्ट्स रियल कॉम्बैट में काम नहीं आते, फिर भी कुछ एक्सेप्शंस सच में डेंजरस होते हैं। चॉय को यकीन करना मुश्किल लगता है कि मन ने ऐसी चीज मास्टरी लेवल पर सीखी होगी, लेकिन जुनू कहता है कि यह उतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि मन एक फेमस मार्शल आर्ट्स फैमिली का एयर है। एक ऐसी फैमिली जो बाद में करप्ट हो गई और अपनी स्किल्स को घटिया कामों के लिए इस्तेमाल करने लगी। फाइट में वापस मन एक हार्ड किक मारता है, लेकिन डोंग हायुन अभी भी गिरता नहीं। वह ग्राउंड होल्ड करके फिर आगे रश करता है। यह देखकर मन डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसे इस फाइट से इससे कहीं ज्यादा उम्मीद थी। फिर वह डोंग हायुन की स्किल्स को पैथेटिक कहता है और उसके फेस पर ब्रूटल हिट्स बरसाने लगता है। डोंग हायुन आखिरकार अपना आपा खो देता है और एक सॉलिड किक लैंड कर देता है। यह हिट लगते ही मन मान जाता है कि उन किक्स के पीछे इंसेन स्ट्रेंथ है। उल्टा वह ग्रिन करने लगता है और फाइट को लेकर एक्साइटेड हो उठता है। डोंग हायुन वही किक दूसरी बार भी मारता है और साफ कह देता है उसके जीतने के चांसेस नहीं हैं।
इसलिए वह बस एक ही स्पॉट पर बार बार मारता रहेगा जब तक सामने वाला गिर न जाए। मन तुरंत उसके मूव्स को पढ़ लेता है और उन्हें बिल्कुल पथेटिक कहता है। फिर वह डोंग हायुन के जॉर पर ब्रूटल हिट मारता है और चेहरा थपथपाते हुए बताता है कि इतने ऑब्वियस मूव्स कभी काम नहीं करेंगे, लेकिन डोंग हायुन उसकी बात इग्नोर कर देता है। वह फिर वही मूव दोहराता है और इस बार मन उसे बेसिक कहकर एक इंसेन पंच से उसकी कॉलबोन्स तक तोड़ देता है। अब मन सच में डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि उसने डोंग हायुन की स्किल्स के बारे में जो सुना था उसके बाद उसे इससे कहीं बेहतर फाइट की उम्मीद थी। फिर वह उसके फेस पर एक और पंच मारकर उसे और बुरी तरह रेक कर देता है। यहीं से स्टोरी उसके पास्ट की तरफ मुड़ती है। जब डोंग हायुन छोटा था तो उसका स्किनी लुक देखकर हर जगह लोग उसे बुली करते थे, लेकिन फिर एक दिन उन बुलिज ने पार्क को इरिटेट कर दिया और पार्क ने अकेले ही सबकी धुलाई कर दी। उसी दिन डोंग हायुन ने पहली बार उस बीस्ट की इंसेन पावर देखी। फिर उसने पार्क से एडवाइस मांगी कि वह भी स्ट्रांग कैसे बन सकता है। पार्क ने बस इतना कहा, जब कोई मारे तो वापस मारो। एडवाइस सुनने में डॉग शिट थी, लेकिन डोंग हायुन ने उसे सीरियसली ले लिया। उस दिन से वह बिना रुके ट्रेन करने लगा और धीरे धीरे उसने एक कड़वी बात एक्सेप्ट कर ली। उसके पास फाइटिंग का कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था। ऊपर से उसका स्किनी बिल्ड एक और डिसएडवांटेज था जिसे वह बदल नहीं सकता था। सीधी भाषा में, वह कभी भी पार्क के लेवल तक नहीं पहुंच सकता था। लोग उसे टेनेशियस कह सकते थे, लेकिन उसे यह सुनना कभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका मकसद टेनेशियस बनना नहीं था। असल बात तो यह थी कि उसके पास यही एक चीज थी और अब वही चीज उसकी पहचान बन चुकी थी। वापस फाइट में डोंग हायुन फिर से उठ खड़ा होता है और जो कुछ कर सकता है वही करता है। उसे पता है कि वह जीनियस नहीं है, लेकिन फिर भी वह तय करता है कि ऐसे शिटहेड्स के खिलाफ वह लड़ना कभी नहीं छोड़ेगा। वह फिर किक मारता है, फिर खड़ा रहता है, फिर अटैक करता है और उसकी यह टेनासिटी धीरे धीरे उसकी टैलेंट बन जाती है। आखिरकार वह पूरी तरह जाग जाता है और अनाउंस करता है, अब मेरी बारी है तेरी धुनाई करने की। अगले ही पल उसकी किक लगती है और मन के घुटने जवाब दे देते हैं। वह नीज पर गिर जाता है, जबकि उसकी बोन के क्रैक होने की आवाज तक सुनाई देती है। अब मन को फाइनली समझ आता है कि डोंग हायुन बार बार वही बेसिक मूव क्यों दोहरा रहा था। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लेग्स अब मूव ही नहीं करती। ये देखकर डोंग हायुन बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाता। वह आगे बढ़कर मन के सिर पर पंचेस बरसाने लगता है। बार बार मारते हुए वह उसे चैलेंज करता है, अब बोल, वही इंसल्ट्स दोबारा बोलकर दिखा। फिर वह अर्लिया की उसकी कॉकी एटीट्यूड का मजाक उड़ाता है और यही बात मन को अंदर तक फ्रस्ट्रेट कर देती है। लेकिन डोंग हायुन अब उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह सीधे अपने नी से मन का चेहरा तोड़ता है और यह देखकर सारे वॉचर्स शॉक में आ जाते हैं। मन लगातार पंचेस ब्लॉक करता रहता है और आखिरकार उसे काउंटर करने का एक मौका मिल जाता है। वह डोंग हायुन को पीछे धकेल देता है और उसकी ब्लैंड फाइटिंग स्टाइल से इरिटेट होकर कहता है, तू एक पथेटिक ट्रैश है जिसके पास कोई टैलेंट ही नहीं। उसके लिए यह मानना ही मुश्किल था कि वह डोंग हायुन जैसे इंसान से हार सकता है, लेकिन रेडहेड उसकी बैकवार्ड्स का जवाब वर्ड्स से नहीं, एक और अटैक से देता है। मन उसे फिर पीछे धकेलता है, लेकिन डोंग हायुन फिर से रश करता है और फिर दोनों एक के बाद एक इंसेन ब्लोज एक्सचेंज करने लगते हैं। साइड पर खड़े लोग एंक्शस हो जाते हैं, क्योंकि अब फाइट पूरी तरह ब्रूटल बन चुकी थी। इस बीच डोंग हायुन फिर वही स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, सेम स्पॉट पर बार बार वार, और आखिरकार वह मन की आर्म तक क्रैक कर देता है। अब मन प्रैक्टिकली रेक हो चुका था, फिर भी वह अब तक मानने को तैयार नहीं कि वह किसी टैलेंटलेस ट्रैश से हार रहा है। यहीं से उसकी पास्ट स्टोरी खुलती है। मन का प्रेस्टिजियस फैमिली दशकों तक इसलिए टिक पाया था क्योंकि उनकी टेक्निक्स जनरेशन से पास डाउन होती आई थीं, और मन को चुना गया था कि आगे चलकर वही उस फैमिली का नेक्स्ट रूलर बनेगा। इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी डिटर्मिन्ड होकर ट्रेनिंग में झोंक दी। लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ गया कि उसके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। वह भी टैलेंटलेस था और फैमिली के स्टैंडर्ड्स को मैच करने लायक उसके पास कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे वही अपने परिवार के लिए शेम और ह्यूमिलिएशन की वजह बन गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह ऐसी रिग्रेस ट्रेनिंग करता रहा जिसके बारे में कोई नॉर्मल इंसान सोच भी न सके। इतनी मेहनत के बाद उसे लगा कि अब शायद वह फैमिली लीड करने लायक बन गया है। लेकिन फिर एक दिन उसकी दुनिया टूट गई। उसने सीखा सिर्फ हार्ड वर्क करना असल में बेयर मिनिमम था, क्योंकि उसके फादर एक दूसरे लड़के को घर लेकर आए उसे उसकी जगह नया लीडर बनाने के लिए। मन डिसबिलीफ में पड़ गया, लेकिन उसके फादर ने साफ कह दिया, फैमिली को जिंदा रखने के लिए टैलेंट चाहिए जो मन के पास नहीं है। इतना ही नहीं, उसके फादर ने इस सब का ब्लेम उसकी पास्ट लाइफ तक पर डाल दिया और प्रैक्टिकली उसे कह दिया कि वह हट जाए ताकि नया लड़का उसकी जगह ले सके। यह सुनकर मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन फट पड़ती है। वह इस डिसीजन के खिलाफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए यह एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। उसने इतनी मेहनत की थी, सिर्फ यूं ही रिप्लेस हो जाने के लिए नहीं। वह अपने फादर से एक और चांस मांगता है। तब उसका फादर उसे चैलेंज देता है
अगर अपनी पोजीशन और ऑनर बचाना है तो उस लड़के को हराकर दिखाओ। मन तुरंत तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से कम यही एक फेयर मौका था। लेकिन जब वह उस खिद के सामने खड़ा होता है, तब उसे पहली बार सच में समझ आता है एक टैलेंटलेस आदमी उसके सामने कितना बेकार है, और वह इस हार्श ट्रूथ पर यकीन ही नहीं कर पाता। लेकिन आखिर में मन के पास वहां से चले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, और जाते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज जल रही थी, रिवेंज। उसने ठान लिया कि वह पूरी दुनिया को प्रूव करके दिखाएगा कि टैलेंट को सिर्फ प्योर हार्डवर्क से हराया जा सकता है। इसी जुनून में उसकी मुलाकात चंसू से हुई, और वहीं उसे अपनी जिंदगी की दूसरी अनकॉन्करेबल वॉल मिल गई। उसने चंसू को फाइट के लिए चैलेंज किया, लेकिन चंसू ने उसे एफर्टलेसली रैक कर दिया। मन ने पूरी कोशिश की कि वह उसके सामने टिके, लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ गया कि चंसू भी एक और क्रेजी जीनियस है। उस पल उसके मन में सवाल उठा, क्या यही साइन है कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए? लेकिन वह फ्रस्ट्रेशन से भर गया। आखिरी डेस्परेट कोशिश में वह फिर चंसू पर झपटा और किक मारने की कोशिश की, लेकिन जीनियस ने उसका भी बुरा हाल कर दिया। हाँ, एक चीज जरूर हुई। मन की अटैक से चंसू के फेस पर एक स्क्रैच आ गया, और वह चीज चंसू के साथ बहुत रेयर थी। यह देखकर उसने मन की एफर्ट की तारीफ की, लेकिन यह तारीफ सुनकर मन और भड़क गया। वह फिर उठ खड़ा हुआ और दोबारा उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन इस बार चंसू ने उसे स्ट्रांग कह दिया। यह सुनते ही मन का पंच बीच में ही रुक गया। फिर चंसू ने उससे कहा कि वे दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, और उसके सामने हंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने मन जैसे आदमी को स्ट्रांग कहा था, और बस वहीं से उसने चंसू के नीचे काम करना शुरू किया। समय के साथ, लगातार एफर्ट के साथ वह और स्ट्रांग होता गया, और आखिरकार उसी पोजीशन तक पहुंचा जहां वह आज खड़ा है। इसीलिए अब मन के लिए पीछे हटना नामुमकिन था, क्योंकि स्टेक्स अब बहुत ऊंचे हो चुके थे। वापस प्रेजेंट फाइट में मन और डोंग हायुन लगातार ब्लोज एक्सचेंज करते रहते हैं। देखने वाले सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अब यह साफ था कि जीते चाहे जो भी, दोनों बुरी तरह इंजर्ड होने वाले हैं। यह देखकर जुनू भी दांत भींच लेता है। उसे पहली बार हेल्पलेस फील होता है। चॉय फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि डोंग हायुन को पीछे खींच लो, वरना वह फिर से बैडली इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन तभी पार्क उसे रोक देता है। उसका कहना था, यह फाइट सिर्फ उन दोनों के बीच की है, इसे उनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। फिर भी चॉय की चिंता कम नहीं होती। उसे लग रहा था कि फाइट अब कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। दूसरी तरफ डोंग हायुन और मन अब भी एक दूसरे पर टूटे पड़े थे, और इसी दौरान दोनों को एक सच समझ आता है। उन्हें आगे बढ़ाने वाली चीज ना टैलेंट है, ना स्ट्रेंथ, बल्कि सिर्फ प्योर टेनासिटी और फोकस, यानी वह जिद, वह दर्द और वह सब कुछ जो उन्होंने जिंदगी में झेला है, उसी का रिजल्ट अब इस रिंग में दिखाई दे रहा था। डोंग हायुन गिरने से इनकार करता है। दोनों पूरी ताकत से एक साथ पंचेस बरसाते हैं, और उसी वक्त ऑडियंस शॉक में देखती है कि दोनों ने अपने शरीर पर ऑलमोस्ट कंट्रोल खो दिया है। आखिरकार दोनों के पैर जवाब दे देते हैं। वे नीज पर गिर पड़ते हैं, और मैच डबल नॉकआउट में बदल जाती है। तभी चंसू आगे बढ़ता है और मन के टूटे हुए बॉडी को पकड़कर कहता है, तू सच में स्ट्रांग था। दूसरी तरफ पार्क डोंग हायुन को संभालते हुए कहता है, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अब दोनों उठ खड़े होते हैं ताकि इस पूरे शिट शो का हमेशा के लिए अंत किया जा सके। और आखिरकार हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट और विलन आमने सामने आ जाते हैं। फाइट शुरू होने से पहले ही चंसू वही पुराना जहर उगलता है। वह पार्क को ऑर्डर देता है, वैसे ही घुटनों पर बैठ जाओ, जैसे 2 साल पहले बैठे थे। अगर उसे थोड़ी सी भी मर्सी चाहिए तो। यह सुनकर गूंज हंसने लगते हैं, और चॉय के चेहरे पर साफ डिसरिस्पेक्ट झलकने लगता है। लेकिन चंसू यहीं नहीं रुकता। वह कहता है कि उसे कुछ बातें समझ नहीं आ रही। अब पार्क के पास पैसा भी है, साथी भी हैं, और उसने फिर से अपनी जगह बना ली है, तो फिर वह अब भी नेक्सस के पीछे इतना क्यों पड़ा है? चंसू ताना मारते हुए पूछता है। क्या पार्क खुद को कोई प्रोटैगनिस्ट समझता है, जिसे हमेशा कुछ और चेस करते रहना है? यह सुनकर जूनू के अंदर का गुस्सा फिर जाग उठता है, क्योंकि उसे सब कुछ साफ साफ याद था। नेक्सस ने उन सबको एक्सट्रीम पेन, सफरिंग, हेट्रेड और ऐसे घाव दिए थे जो भरने में बहुत वक्त लगा। पार्क के चेहरे पर भरी हुई रेज देखकर चंसू अंदाजा लगाता है कि शायद यही उनका फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है। पार्क ठंडे गुस्से में बस इतना कहता है, सही समझा, और उसी पल वह सीधा आगे चार्ज कर देता है। चंसू उसे मसल हेड कहकर मॉक करता है, और फाइनल बैटल शुरू हो जाती है। गूंज एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगते हैं। चंसू पार्क के फर्स्ट पंच को डॉज करता है और बैकवर्ड फ्लिप लेकर उस पर किक मार देता है। पार्क उसकी तरफ आते हुए अटैक को देखता है, लेकिन चंसू की रिफ्लेक्सेस इतनी फास्ट हैं कि वह ऑलमोस्ट हर मूव से निकल जाता है। उसके लोग प्रैक्टिकली मान चुके थे, कोई उसकी स्पीड को मैच ही नहीं कर सकता। लेकिन पार्क को लगता है कि बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। उसके हिसाब से चंसू कुछ और भी छिपा रहा है, कुछ और भी ज्यादा टेरिफाइंग। अगले ही पल पार्क एक पंच खा जाता है, लेकिन चंसू रुकता नहीं। वह लगातार और ब्लोज देने लगता है।
ये देखकर चॉय तक हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई पार्क को ओवरपावर कर सकता है। उधर जूनू भी फ्रस्ट्रेशन में दांत भींच लेता है, क्योंकि जब वह पहले चंसू का काउंटर ढूंढ रहा था तब हर किसी ने उसे एक ही बात बताई थी। चंसू ऐसे लड़ता है जैसे उसे सामने वाले का अगला मूव पहले से पता हो, लेकिन यह सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं लगता बल्कि कुछ और, कुछ ऐसा जैसे वह भविष्य देख सकता हो। जूनू ने पहले इसे प्योर बुलशिट समझा था। उसे लगा था लोग बस चंसू को ओवरहाइप कर रहे हैं, लेकिन अब जब वह अपनी आंखों से देख रहा है तो पहली बार उसे भी लगने लगता है कि शायद चंसू के पास सच में फोरसाइट जैसी कोई चीज है, क्योंकि पार्क जैसा मॉन्स्टर कोई मजाक नहीं है। फिर भी वह लगातार हित खा रहा था और जूनू के पास इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं बचता। फाइट के बीच चंसू पार्क को पीछे धकेल देता है और मानता है कि पार्क स्किल्ड है, लेकिन फिर वह साफ कहता है सिर्फ स्ट्रेंथ और एडेप्टेबिलिटी इस बैटल को जीतने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि उसके मुताबिक वह पार्क के बारे में सब कुछ देख सकता है, हर मूवमेंट, हर टेंडेंसी, हर रिएक्शन। इसी बीच कहीं और लायन किम एक कॉल उठाता है। दूसरी तरफ कोई उससे सिचुएशन पूछता है। वह आदमी पहले ही समझ चुका था कि हालात बहुत बुरी दिशा में जा रहे हैं, और कॉल पर मौजूद एक मिस्टीरियस वुमन ये कहती है कि उसे हमेशा चीजें अननेसेसरीली हार्ड बनाने की आदत है, जबकि उसे प्रॉपर प्रोग्रेस पर टिके रहना चाहिए था। एक और अननोन आदमी कॉल पर चंसू के बारे में पूछता है। तब लायन जवाब देता है कि वह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही वह यह भी कहता है कि चंसू एक ग्रेट पार्टनर है, इसलिए वह डिजर्व करता है कि उसे अपनी वैल्यू साबित करने के लिए एक सेकंड चांस मिले। उधर दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट अब फाइनल विलन के सामने था। मौसम बदलने लगता है, बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद फाइट रुकती नहीं। पार्क पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चंसू उसे देखकर कहता है यह मूव तो साफ पढ़ा जा सकता है, और वह उसे आसानी से डॉज कर देता है। फिर वह रिवील करता है कि वह किसी भी अपोनेंट को पूरी तरह रीड कर सकता है, और उसी फ्लो में पार्क को किक मारकर दूर फेंक देता है। पार्क घुटनों पर गिर जाता है और मुश्किल से आने वाले अटैक्स से बच पाता है। चंसू आगे बढ़कर उसके फेस पर स्टॉम्प मारता है और उसे फिर पीछे उछाल देता है, जबकि खुद अब तक ऑलमोस्ट अनटच्ड है। फिर वह पार्क को नीचा दिखाते हुए कहता है तू कुछ खास नहीं है, चाहे आसपास के लोग उसकी कितनी भी तारीफ क्यों न करते हों। उसके हिसाब से पार्क बस एक नोबॉडी है। यह देखकर डोंग हयुन के अंदर बेचैनी भर जाती है। उसे पता है कि वह खुद बेरली अपनी फाइट से बचा है, फिर भी वह नहीं चाहता कि पार्क यहां हार जाए, क्योंकि इस वक्त सारा बोझ उसी के कंधों पर है। तभी अचानक पार्क जोर से चीखता है और उसकी यह दहाड़ सुनकर गूंज तक शॉक रह जाते हैं। फिर वह अपना जैकेट उतार देता है और पहली बार लगता है कि अब वह सच में सीरियस हो गया है। अब उसका मकसद साफ था, चंसू को हम्बल करना। यह देखकर नेक्सस का लीडर भी एक अलग वाइब फील करता है। पार्क फिर चार्ज करता है और पंच फेंकता है, लेकिन चंसू उसे फिर आसानी से डॉज कर देता है और कहता है कि वह गलत था, क्योंकि पार्क के मूव्स अब भी रीडेबल हैं। चंसू एक लेफ्ट पंच आते हुए देख लेता है, इसलिए वह काउंटर के लिए रेडी हो जाता है और पार्क को कहता है उसकी कोशिशों से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगले ही पल पार्क फिर से दहाड़ता है और चंसू का गार्ड तोड़ देता है। वह सीधा उसके स्टमक पर हिट करता है और आखिरकार उस डैमेज का पहला असली निशान छोड़ता है। यहीं से टाइड शिफ्ट होने लगती है। अब पहली बार चंसू खुद कॉर्नर्ड होने लगता है। वह अब भी पार्क को रीड कर पा रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि फिर वह काउंटर क्यों नहीं कर पा रहा। और तभी उसे सच समझ आता है, पार्क अब तक पूरी ताकत से लड़ ही नहीं रहा था, अब वह उसे संभाल नहीं पा रहा था। यह देखकर चॉय तक शॉक में पड़ जाती है और पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। तब जुनू सच बताता है, पार्क अब तक खुद को रोक रहा था ताकि सामने वाला मर न जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसने इस बात की परवाह करना बंद कर दिया है। फिर कहानी पार्क के पास्ट पर जाती है। उसके फादर एक जिम ओनर थे। कई ट्रेनर्स उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि पार्क को ट्रेनिंग में एनरोल करवा दें, लेकिन उसके फादर हर बार मना कर देते थे। एक दिन किसी ने उनसे सीधा पूछ लिया, आखिर वह पार्क को ट्रेन करने से रोकते क्यों हैं? तब उसके फादर ने अपने बारे में बताया। उन्होंने पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स में बिताई थी और उसी वजह से वह अक्सर अजीब सिचुएशंस में फंस जाते थे, जहां उन्हें किसी से लड़ना पड़ता था। कभी कभी उनका पेशेंस टूट जाता था और उस पल उन्हें अपने अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करने के सैकड़ों तरीके एक साथ दिखाई देने लगते थे। सिर्फ फाइट जीतना नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देने तक के रास्ते। यही वजह थी कि पार्क के फादर ने कसम खा ली थी कि वह अपने बेटे को किसी भी मार्शल ट्रेनिंग में नहीं डालेंगे, क्योंकि वह जानते थे पार्क कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। वह एक ऐसा लड़का है जो इनसेन स्ट्रेंथ लेकर पैदा हुआ है, और अगर उसने कभी कंट्रोल खो दिया तो एक छोटी सी गलती भी उसे सीधा जिंदगी भर की जेल तक पहुंचा सकती है। यह सुनकर चॉय तक शॉक में पड़ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि पार्क इतनी पावर अब तक छिपाकर चल रहा था। लेकिन उसके मन में एक और सवाल आता है,
अगर उसने रियल ट्रेनिंग नहीं ली तो फिर वह इस लेवल तक पहुंचा कैसे? तब जूनू मुस्कुराकर जवाब देता है, भले ही पार्क ने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन वह रियल कॉम्बैट के जरिए स्ट्रांग हुआ है, यानी प्रैक्टिस जिम में नहीं, असल लड़ाइयों में हुई है। और इसी वजह से वह एक लिटरल बीस्ट बन गया, जिसकी अडेप्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इनसेन है। वापस फाइट में पार्क सीधा आगे बढ़ता है और अपने नी से चंसू के चेहरे पर वार करता है। हिट इतनी ब्रूटल होती है कि चंसू पीछे उछल जाता है, और जैसे ही उसे महसूस होता है कि उसके सिर से खून बह रहा है, उसकी आंखें एक्साइटमेंट से फैल जाती हैं। तभी पार्क ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसे सीधा चैलेंज देता है, अब मेरे मूव्स पढ़कर दिखा। अब तक सिर्फ गेम्स में नहीं, रियल लाइफ फाइट्स में भी चंसू लगभग हर किसी पर डोमिनेट करता आया था, क्योंकि उसके लिए अपोनेंट के मूव्स रीड करना लगभग एफर्टलेस था। धीरे धीरे लोग उसके पीछे आने लगे, और चंसू ने भी इस फीलिंग को एंजॉय करना शुरू कर दिया। उसके लिए यह सैटिस्फाइंग था कि वह हर किसी से ऊपर खड़ा है, लेकिन जीनियस होने के बावजूद वह एक चीज समझ चुका था, मनी और पावर को सिर्फ टैलेंट से आउटस्मार्ट नहीं किया जा सकता। वह इस हार्श रियलिटी को जानता था, और अजीब बात यह थी कि उसे असली पावर वाले लोगों से हेट्रेड नहीं थी, उसे उनसे जेलसी थी। वह भी एक दिन वही सब पाना चाहता था जो उनके पास था। फिर एक दिन उसे परफेक्ट मौका मिला और उसने अपना गैंग बनाया ताकि उसी के सहारे रैंक्स चढ़ता जाए। उसे कोई गिल्ट नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से दुनिया पहले से ही ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो उसी पावर के पीछे भाग रहे हैं जिससे वह खुद जलता था। इसलिए उसने ठान लिया, चाहे जो करना पड़े, उसे पैसा चाहिए, ताकत चाहिए, और उन सब से ऊपर पहुंचना है जिनसे वह जेलस था। वह लगातार मेहनत करता रहा, और धीरे धीरे वह अपने गोल के करीब पहुंच भी रहा था। लेकिन अब अचानक सब बदल गया, क्योंकि इस बार वह पार्क का पंच अपनी तरफ आता देख रहा था, और पहली बार उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह एक क्रैपी फाइट को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों महसूस कर रहा है। असल में चंसू पहली बार खुद को सच में अलाइव महसूस कर रहा था। यह देखकर जुनू तक कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पहली बार अपनी जिंदगी में चंसू किसी को सिर्फ इसलिए डिस्ट्रॉय करना चाहता था, ना मनी के लिए, ना पावर के लिए, बस दिल से। वह मलिशियसली हंसने लगता है। उसके प्लान्स बिखर रहे थे, सब कुछ हाथ से निकल रहा था, फिर भी वह अच्छा फील कर रहा था। यह नया इमोशन वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उसके गूंज भी नोटिस कर लेते हैं कि उनके लीडर की बिहेवियर बदल गई है। और तभी इस बार चंसू खुद आगे बढ़ता है। वह खुद चार्ज करता है और पार्क पर एक किक से हमला करता है। यह देखकर उसके फॉलोअर्स तक राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि आखिरकार उनका लीडर अब खुद फर्स्ट मूव ले रहा था। अब चंसू की नजर और भी साफ हो जाती है। वह सिर्फ पार्क के मूव्स ही नहीं पढ़ रहा था, अब उसे उसके वीक स्पॉट्स भी दिखने लगे थे। वह पार्क पर एक हार्ड हिट लगाता है और उसके बाद अटैक्स की बारिश जारी रखता है। ये देखकर गूंज फिर बिलीव करने लगते हैं कि शायद अब वे सच में जीत सकते हैं, लेकिन मन उन्हें तुरंत पेशेंस रखने को कहता है। उसके मुताबिक अगर चंसू जैसा आदमी ऑल आउट जा रहा है तो इसका मतलब पार्क ने उसे उस हद तक पुश किया है। मन साफ देख रहा था कि दोनों ऑलमोस्ट इवनली मैच्ड हैं, और ऐसी लड़ाई में बस एक छोटी सी मिस्टेक भी पूरे फाइट का रिजल्ट पलट सकती है। उधर चंसू और पार्क लगातार ब्लोज एक्सचेंज करते रहते हैं। फाइट और भी इंटेंस होती जाती है। चेहरे पर हिट खाने के बाद भी चंसू यह मान लेता है, पार्क सच में एक बीस्ट है। हाँ, उसके मूव्स अब भी रीडेबल हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक इंसेन थ्रिल दौड़ रहा था। वह खुद को अलाइव महसूस कर रहा था, और यही फीलिंग अब उसके लिए पार्क के खिलाफ फुल पावर से लड़ने की वजह बन गई थी। अब दोनों एक दूसरे पर पंचेस बरसाते हैं और पूरी ताकत से जीतने की कोशिश करते हैं। फाइट किसी मार्शल बाउट से कम नहीं, एक इंसेन बैटल ऑफ ब्रूट्स बन चुकी थी। दोनों डिटर्मिन्ड थे, दोनों एक दूसरे के चेहरे पर हिट्स मारते हैं, लेकिन कोई गिरता नहीं। दोनों स्टैंडिंग रहते हैं और लड़ाई जारी रखते हैं। तभी अचानक किसी की आवाज आती है, बस रुक जाओ। यह सुनकर जूनू इरिटेट हो जाता है और गुस्से में पूछता है, ये है कौन? तब सामने आता है लायन किम। वह पार्क से कहता है, सब खत्म हो चुका है, लेकिन चंसू उसे तुरंत पीछे हटने को कहता है। उसका कहना था, अभी जीत तय नहीं हुई है, पर लायन उसे सीधा गलत ठहराता है। उसके हिसाब से चंसू उस वक्त ही वॉर हार चुका था, जब वह खुद इस पैथेटिक हालत तक गिर गया। अब उसे रुक जाना चाहिए। पार्क भी कंफ्यूज होकर पूछता है, ये आदमी है कौन? फिर टेरिफाइंग एक्सप्रेशन के साथ वह उसे पीछे हटने को कहता है, लेकिन चंसू पार्क का हाथ हटाता है और फ्रस्ट्रेशन के बावजूद एक ऐसा अनाउंसमेंट करता है जो सबको शॉक कर देता है, गैंग अब खत्म है, नेक्सस डिसबैंड की जाती है। यह सुनकर सिर्फ गूंज ही नहीं, पार्क तक स्टन्ड रह जाता है। लेकिन जूनू इस हर्फ आस्ट एंडिंग को मानने को तैयार नहीं था। उसे अब भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी। वह इस डिसीजन के खिलाफ जाकर फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है, लेकिन लायन बस हंस देता है। फिर वह जूनू को समझाता है, तुम्हें जो चाहिए था वह तुम्हें मिल चुका है, गैंग खत्म हो चुकी है, एग्जैक्टली जैसे वह चाहता था। लायन के हिसाब से इतना उसके लिए इनफ होना चाहिए। और यही बात जूनू को कुछ पल के लिए स्पीचलेस कर देती है।
चंसू अभी भी अपना नाम बनाने के इरादे से पीछे नहीं हटता, लेकिन इस बार वह समझ चुका था कि आगे बढ़ने के लिए उसे एक कदम पीछे लेना पड़ेगा। इसलिए वह सबके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। उसके हिसाब से आज की यह हार भी एक दिन उसकी प्रोग्रेस का हिस्सा बनेगी। यानी वह हार मानता है लेकिन टूटता नहीं। यह देखकर पार्क और उसके दोस्त तक शॉक रह जाते हैं, लेकिन जूनू इस सीन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वह गुस्से में चंसू को उठने का ऑर्डर देता है, उसे थप्पड़ मारता है और पूरी सिचुएशन को बुलशिट कहता है। जूनू का फ्रस्ट्रेशन अब कंट्रोल से बाहर था, क्योंकि उसके लिए चंसू ने सबको जैसे नोबॉडीज बनाकर छोड़ दिया था। वह चिल्लाकर कहता है, घुटनों पर तुम्हें हमारे सामने होना चाहिए था, ना कि उस ट्रैश के सामने जो बीच में आकर सब रोक गया। लेकिन बीटिंग खाने के बाद भी चंसू उठता नहीं, और यही बात बाकियों को और भी वर्स फील करवाती है, क्योंकि अचानक ऐसा लग रहा था जैसे वे सब ही फूल बन गए हों और फिर बस ऐसे ही नेक्सस और उसका पैथेटिक लीडर पूरी तरह गायब हो जाते हैं। लेकिन सब जानते थे वॉर अभी खत्म नहीं हुई। पास्कल स्कीम, लायन का इंटरवेंशन और पूरे खेल का अचानक रुक जाना यह साफ कर चुका था कि नेक्सस किसी और बड़ी पावर का सिर्फ एक टॉय थी। जूनू के पास अभी प्रूफ नहीं था कि असली लोग कौन हैं, लेकिन उसे यकीन था उन्होंने अभी जीत हासिल नहीं की। असल जंग तो अब शुरू हुई है। वह सबको अशूर करता है कि बहुत जल्द वह उन लोगों को ढूंढ निकालेगा जो पीछे से स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उनके पास अपनी नॉर्मल स्कूल लाइफ में लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे पीसफुल डेज लौट आते हैं, इतना कि लगने लगता है जैसे वह ब्रूटल बैटल कभी हुई ही नहीं थी। और फिर देखते ही देखते पूरा एक महीना बीत जाता है। एक दिन कन्वीनियंस स्टोर में एक छोटी लड़की वर्कर से पूछती है, क्या आप प्रपोज करने वाले हो? वह ऑकवर्ड होकर उसे अपने काम से काम रखने को कह देता है। तभी अचानक चॉय स्टोर में एंटर करती है। छोटी लड़की उसे गुड लक बोलकर भाग जाती है। अब बेचारा वर्कर चॉय को देखकर अजीब फेसेस बनाने लगता है। वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। असल में वह इस मोमेंट के लिए काफी समय से तैयार हो रहा था, क्योंकि चॉय रोज स्टोर आती थी और बेचारा प्रेमी इसे अपने लिए साइन समझ बैठा था। वह उसके सामान स्कैन करता है और फाइनली अपनी तरफ से भी मूव करने का फैसला करता है। बहुत हिम्मत जुटाकर वह उकी फूड आइटम्स के साथ एक फ्री गिम्बैप भी दे देता है। चॉय तुरंत कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ है। यह सुनते ही बेचारा लड़का अंदर ही अंदर रिग्रेट करने लगता है कि उसने लाइन गलत बोल दी, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी। लेकिन तभी चॉय उसे एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ थैंक्स कहती है और बस उसी पल उसकी सारी वरीज उड़ जाती हैं। उसे फील होता है हाँ यही लव है, लेकिन बेचारा फिर भी पूरी सिचुएशन को गलत समझ बैठता है। उधर चॉय अब भी कंफ्यूज्ड ही थी कि अचानक इंसू और पार्क अपनी बाइक्स पर वहां पहुंच जाते हैं। गरिलर स्टोर के अंदर आता है और चॉय को याद दिलाता है उनके पास स्ट्यूपिड एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं है। यह सुनते ही चॉय इरिटेट हो जाती है। वह उसे क्रेजी कहती है और पूछती है कि उन्होंने उसकी लोकेशन कैसे ढूंढ ली। दूसरी तरफ एंग्शियस स्टोर वर्कर उनकी बात सुनकर इरिटेटेड हो जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई मसल हेड उसकी बिलव्ड से उस टोन में बात कर रहा था और अब उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है, शायद उसकी लव इंटरेस्ट किसी वियर्ड ट्रबल में फंसी हुई है। तभी गरिलर आराम से वही गिम्बैप उठाकर खा जाता है और चॉय को जल्दी करने को कहता है, और बेचारा लव अपनी प्रेशस गिफ्ट को किसी और के मुंह में जाते देखता रह जाता है। फैटी चॉय को वार्निंग देकर स्टोर से बाहर निकल जाता है। चॉय इरिटेट होकर तुरंत लवर बॉय से पूछती है, क्या यहां से निकलने के लिए कोई बैक डोर है? लेकिन बेचारा लड़का पूरी सिचुएशन को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि उसकी प्रेशस लेडी सच में किसी ट्रबल में फंसी हुई है, इसलिए वह जल्दी से उसे पीछे का रास्ता दिखा देता है जो सीधे बाहर जाता था। चॉय उसे थैंक्स तो कहती है, लेकिन साथ ही यह भी सोचती रह जाती है कि वह इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। फिर वह बैक डोर से क्वाइटली निकल जाती है। दूसरी तरफ वह वियर्डो लड़का तुरंत दुकान पर ब्रेक साइन लगा देता है और बाहर निकलकर गरिलर का सामना करने पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह अपना अमेजिंग स्लीपर बिल्ड रिवील करता है और बॉन्जंग को सीधा ऑर्डर देता है जो गिम्बैप उसने उसकी प्रेशस लेडी को दिया था वह तुरंत बाहर थूके, वरना लड़ाई होगी। उधर एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में इंसू को खबर मिलती है कि चॉय फिर से किडनैप हो गई है, लेकिन बॉन्जंग खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। समस्या ये थी कि वह खाना रोस्ट करने में इतना लॉस्ट हो चुका था कि अपने गून की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली इग्नोर ही कर देता है। वापस स्टोर के बाहर फैटी लवर बॉय पर पंच फेंकता है, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग लुकिंग अटैक भी उस आदमी पर कोई असर ही नहीं करता। उल्टा लवर बॉय उसे एक किक मारता है और सिर्फ एक ही अटैक में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी पल उसे खुद समझ आता है कि पोएट्स प्यार को पागलपन क्यों कहते हैं। गरिलर नीचे गिरते हुए सोचता है, आखिर यह आदमी है कौन? वह अंदाजा लगाता है कि शायद यह उन्हीं फाइटर्स में से है जो नेक्सस के टूटने के बाद अचानक सामने आने लगे हैं, क्योंकि नेक्सस खत्म होने के बाद बहुत से स्ट्रॉन्ग फाइटर्स और नए गैंग्स अब अपनी शक्ल दिखाने लगे थे। सबका मकसद एक ही था,
चंसू के खाली थ्रोन पर कब्जा करना, जो पुराने डेंजरस फाइटर्स अब तक लो प्रोफाइल में थे और जो नए गैंग्स अभी उभर रहे थे, उन्हें कहा जा रहा था सेकेंडरी शॉक्स। तभी डोंग हायुन वहां पहुंचता है और आते ही वियर्डो को एक स्लैप मारता है। वह फ्रस्ट्रेशन में सिर्फ एक बात पूछता है, चॉय कहाँ है? लेकिन लवर बॉय फिर गलत समझ बैठता है। उसे लगता है कि डोंग हायुन ही बॉस है, जो उसकी प्रेशस प्रिंसेस को परेशान कर रहा है। इसलिए वह दांत भींचकर कहता है, उसकी प्रिंसेस को अकेला छोड़ दो। तभी बॉन्जंग डोंग हायुन को वॉर्न करता है कि इस आदमी की किक्स बहुत डेंजरस हैं। डोंग हायुन उस पर अटैक करता है, लेकिन लवर बॉय भी वही किक मारकर ब्लॉक कर देता है। दोनों एक स्टेप पीछे हटते हैं। अब डोंग हायुन को याद आता है कि हाल ही में कई नए फाइटर्स सामने आ रहे हैं। फिर भी उसे समझ नहीं आता कि इतना स्ट्रांग आदमी उसकी नज़र में पहले क्यों नहीं आया। उसे लगता है कि ये लड़का शायद स्टूडेंट नहीं है। उधर लवर बॉय फाइटिंग स्टैंस लेता है और कॉन्फिडेंटली कहता है, उसे हैरानी है कि कॉरियर में भी कोई उसकी स्पीड और पावर के साथ कीप अप कर सकता है। वह सीधा पंच फेंकता है, लेकिन डोंग हायुन उसे क्लीन डॉज कर देता है। रेडहेड मान जाता है कि यह आदमी सच में स्ट्रांग है। जैसे जैसे वह थोड़ा कौना होने लगता है, वैसे ही वह स्मार्ट मूव खेलता है और लव बॉय के नी पर हिट करके उसे पीछे धकेल देता है। अब दोनों सच में सीरियस हो जाते हैं। होल्डिंग बैक खत्म और फिर वे एक दूसरे पर खुलकर ब्लोज एक्सचेंज करने लगते हैं। तभी अचानक चॉय वहां पहुंच जाती है और जोर से चिल्लाती है, बस करो। जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, वियर्डो लड़का तुरंत सबके सामने झुक जाता है और दिल से अपॉलॉजी देता है। चॉय इरिटेट होकर कहती है कि फिस्ट्स चलाने से पहले वह उससे सीधे पूछ भी सकता था। फिर भी वह उसे ज्यादा ब्लेम नहीं करती। उल्टा वह सारा गुस्सा उस फैटी पर निकालती है जिसने पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा किया था। बॉन्जंग इनोसेंट बनने की कोशिश करता है, लेकिन चॉय साफ कहती है कि गलती उसी की स्कैरी फेस की है और कोई भी उसे देखकर गलत समझेगा। उधर वियर्डो अब भी बार बार सॉरी बोलता रहता है और जब सब वहां से चले जाते हैं तो वह अकेला खड़ा रोने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी प्रेशस प्रिंसेस से दोबारा मुलाकात कब होगी। और फिर वह मान लेता है उसे चॉय की हर चीज से प्यार हो गया है। अगले दिन जूनू सीधे पार्क की क्लास में पहुंचता है, चेहरे पर विकेड स्माइल लिए। वह बताता है कि आखिरकार उसने पर्दे के पीछे छिपे असली विलन्स को ढूंढ निकाला है। अब पार्क के पास बहुत काम है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उठता है और पूछता है, वे लोग हैं कौन? फिर सीन शिफ्ट होता है जूनू की बिल्डिंग पर, जहां पूरी गैंग एक बार फिर इकट्ठा होती है। जूनू सबको बताता है कि उसने उन लोगों की पहचान कर ली है जो नेक्सस को बैकिंग दे रहे थे। उसके मुताबिक अब तक नेक्सस ने जो भी क्राइम्स किए, उन सब के पीछे वही लोग हैं। अब पार्क को समझ आता है कि चंसू तो बस एक पॉन था। इसलिए वह डिसाइड करता है कि पहले उन असली लीडर्स को ही हराया जाएगा, क्योंकि वह चंसू को उसकी औकात का लेसन भी देना चाहता है। जूनू उसकी बात समझता है, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा ट्रूथ रिवील करता है, उन लोगों से जीता नहीं जा सकता अगर उनके लेवल का पैसा न हो। और जो लोग चंसू के पीछे थे वे कोई साधारण लोग नहीं, बल्कि स्योंगसन ग्रुप के 4th जनरेशन एयर्स हैं। यह सुनते ही पूरी गैंग शॉक में पड़ जाती है। फिर जूनू नाम भी बताता है। लायन उस फैमिली का सेकंड एल्डेस्ट सन है और उसके ऊपर खड़ा है सबसे बड़ा भाई डोंगहोली। ये नाम सुनते ही चॉय उसे पहचान लेती है और याद करती है कि वे लोग इतने रिच हैं कि कुछ सालों में शायद पूरा प्लैनेट तक खरीद लें। लेकिन उसकी समझ से बाहर था, इतने बड़े लोग नेक्सस जैसी शिटी गैंग से क्या चाहते हैं? इस सवाल पर जूनू भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि मोटिव अभी भी क्लियर नहीं था। लेकिन एक बात सबको समझ आ जाती है, अब जिन लोगों से उनका सामना होने वाला है वे कोई जोक नहीं है और यह फाइट इजी विन बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए जूनू सबको वॉर्न करता है, जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। और दूसरी तरफ डोंगहोली अनाउंस करता है, अब वे पूरे कॉरियर को कॉन्कर करने वाले हैं। वह अपनी बात और साफ करता है, उसका मतलब सिर्फ जीतना नहीं था। वह सबसे सुप्रीम, सबसे इनकॉम्परेबल बनना चाहता है, ठीक अपने पेरेंट्स की तरह। वह चाहता है कि मनी और पावर में कोई भी उनके रास्ते में खड़ा न हो सके और वे सबको पीछे छोड़ दें। फिर वह अपने भाई पर डिसअपॉइंटमेंट जताता है, कहता है कि आखिरकार उसे खुद को प्रूव करने का चांस मिला था, लेकिन उसने सब बर्बाद कर दिया और खुद जोक बनकर रह गया। वह अपने भाई की तरफ से अपॉलॉजी भी देता है, लेकिन तभी ब्लॉन्डी लायन पर हंस पड़ता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक ही फैमिली से होने के बावजूद दोनों भाई इतने अलग कैसे हो सकते हैं। यह सुनकर लायन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन ब्लॉन्डी उसे सीधा इनएक्सपीरियंस्ड कह देता है। उसके मुताबिक लायन अभी उस डोमिनेटिंग रोल के लायक ही नहीं है जिसका वह दावा कर रहा है। वह यह देखकर भी डिसअपॉइंटेड है कि लायन देश के पब्लिक मैटर को लेकर इतना केयरलेस है। अपने कॉकी एटीट्यूड में वह कहता है कि अब वह खुद इस मेस को हैंडल करेगा, लेकिन तभी वह वुमन हंस पड़ती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि वह कुछ अलग कर पाएगा। फिर वह खुद आगे आने का फैसला करती है और डोंग हो को अश्योर करती है उसके पास ऑलरेडी परफेक्ट प्लान है। यह सुनकर डोंग हो हल्का हंसता है और कहता है कि
ऐसा तो लग रहा है जैसे उन्हें पहले से पता था कि नेक्सस गिरने वाली है। दोनों इस बात को स्माइल के साथ टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंग हो इसे भूलता नहीं, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन उसे अपनी साइड के भीतर ही पैकिंग ऑर्डर सेट करनी होगी। तब ब्लॉन्डी पूछता है, क्या वह 4 साइडेड बैटल शुरू करना चाहता है? डोंग हो सीधे मान लेता है, हाँ, और फिर अनाउंस करता है, जो जीतेगा वही इस जनरेशन को मनी और पावर दोनों में लीड करेगा। ये कॉन्फिडेंस देखकर ब्लॉन्डी इंप्रेस हो जाता है, जबकि वुमन इसे एक गुड अपॉर्चुनिटी मानती है। और फिर डोंग हो उनके नए गेम की शुरुआत अनाउंस कर देता है। सीन फिर शिफ्ट होता है डिटेंशन सेंटर की तरफ। वहां गू बिन यांग को आखिरकार बाहर जाने की परमिशन मिल जाती है। यह सुनकर बाकी प्रिजनर्स शॉक हो जाते हैं। वे आपस में बड़बड़ाने लगते हैं कि दुनिया कितनी अनफेयर है। एक प्रिजनर गू बिन से गुड बाय कहने आता है, जबकि दूसरा उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि वह कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। यह सुनते ही गू बिन की आंखों में रेज भर जाती है। वह उस प्रिजनर को पकड़ लेता है और साफ कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह आदमी यहीं सड़ता रहे, क्योंकि वह खुद कभी वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पीछे पावर खड़ी है। फिर वह प्रिजनर को मेटल वायर्स पर दे मारता है और बिना एफर्ट के उसका चेहरा तोड़ देता है। बाकी सब उसकी स्ट्रेंथ देखकर घूरते रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि काश बाहर भी उससे मुलाकात हो। इसके बाद गू बिन आखिरकार उस घटिया प्रिजन से बाहर निकलता है और आज़ादी की हवा महसूस करता है। बाहर एक मिस्टीरियस वुमन, जिसके पूरे बॉडी पर टैटूज हैं, उसे जल्दी करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उसका एम्प्लॉयर इंतजार कर रहा था। फिर सामने आती है ब्लॉन्ड वुमन सियोंगलिम, जो उसे क्यूट स्माइल के साथ ग्रीट करती है। गू बिन उसकी कार में बैठता है और वहीं उसे पता चलता है वह चाहती है कि नेक्सस की जगह अब वह एक नई गैंग खड़ी करे। गू बिन पहले समझ नहीं पाता कि सियोंगलिम उसे सबसे पहले पार्क को हराने को क्यों कह रही है, क्योंकि टेक्निकली पार्क के पीछे कोई एक्चुअल गैंग बची ही नहीं थी। तब वह उसे समझाती है नेक्सस के गिरने के बाद अब हर तरफ सेकेंडरी शॉक्स की बातें चल रही हैं, नए फाइटर्स, नए गैंग्स और पुराने छिपे हुए मॉन्स्टर्स तक अब थ्रोन के लिए लड़ना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में हर किसी से एक एक करके लड़ना पूरी तरह स्टूपिड भी है और एग्जॉस्टिंग भी। फिर वह सीधा सवाल पूछती है, अगर गोल जल्दी अचीव करना है तो सबसे फास्ट तरीका क्या होगा? तभी गू बिन को बात समझ आती है, क्योंकि नेक्सस के डाउनफॉल के पीछे असल नाम पार्क का है। तो अगर पूरी दुनिया को पता चल जाए कि पार्क खुद किसी और से रेक हो गया, तो बाकी गैंग्स अपने आप काम डाउन हो जाएंगे। सियोंगलिम उसे करेक्ट बताती है और सीधा ऑर्डर देती है, सीधे जाओ, उस आदमी को डिस्ट्रॉय करो और बाद में क्या होगा इसकी चिंता मत करो। गू बिन उसकी बात मान लेता है, लेकिन कहता है कि उससे पहले उसे एक और काम निपटाना है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, कहीं एक घर के बाहर फाइटिंग की आवाजें आने लगती हैं। एक आदमी घर से बाहर निकलते हुए कहता है कि पैसे के लिए लड़ना कितना स्टूपिड है, और डोर किक करके बोलता है कि वह खुद जाकर पैसा कमाएगा। लेकिन अगले ही पल वह सामने गू बिन को खड़ा देखता है। बॉल्दी अपने पुराने दोस्त को ग्रीट करता है और वह आदमी ऑलमोस्ट रो पड़ता है। वह गू बिन को हग कर लेता है और पूछता है, तू इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? फिर दोनों कहीं और चले जाते हैं। वहां गू बिन उससे पूछता है वह अब तक उस शिटी हाउस से निकला क्यों नहीं। उसे लगता है कि उसका दोस्त अब भी अपनी अनग्रेटफुल फैमिली को छोड़ नहीं पा रहा। वह लड़का एक्सक्यूजेस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गू बिन कहता है कि उसके चेहरे से सब साफ दिख रहा है। फिर वह अपना बैग नीचे फेंकता है और उसमें से कैश के ह्यूज स्टैक्स निकालकर अपने दोस्त को दे देता है। गू बिन बताता है कि वह अभी एक बिग डील में इन्वॉल्व्ड है और भरोसा दिलाता है बस ये काम खत्म हो जाए, फिर वे दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। वह सारा पैसा अपने ओल्ड होमी को थमा देता है और कहता है, उस शिती जगह को छोड़ दे, तुझे ऐसे हॉरिबल पेरेंट्स की जरूरत नहीं। फिर वह उसे अपना ब्रदर कहकर शांत रहने को कहता है। यहीं से कहानी उनके पास्ट में जाती है। कुछ साल पहले गू बिन और उसका यही दोस्त मिलकर किसी का बैग चुरा लेते हैं। दोनों भागकर छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गू बिन का दोस्त दोंगवा गिर जाता है। फिर भी वह काम रहकर गू बिन से कहता है, तू बस भागता रह। लेकिन जो आदमी उनका पीछा कर रहा था वह आखिरकार डोंगहर तक पहुंच जाता है। वह उसे एक एली में घसीट ले जाता है। छोटा डोंगवा वीक एक्सक्यूजेस देता है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड आदमी रुकता नहीं। वह उसे बुरी तरह पीटने लगता है ताकि वह अपने दोस्त की लोकेशन बता दे, लेकिन डोंगवा कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ गू बिन सब कुछ हेल्पलेस होकर देखता रहता है और कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन बॉल्दी रोता है और इस सब का ब्लेम अपने ही सिर पर डालता है। गू बिन उसी दिन ठान लेता है जो भी हो जाए वह अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन डोंगहर उसे समझाता है कि यह सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि दोनों जानते थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। फिर भी उसी दिन दोनों यह मान लेते हैं अब से वे सिर्फ दोस्त नहीं भाई हैं, और इसी तरह वे दोनों बच्चे सच में फैमिली बन जाते हैं। दूसरी तरफ जूनू के ऑफिस में एक नई डिस्कशन चल रही थी। जूनू बताता है कि दोंगहो ली के अलावा भी और एनिमीज हो सकते हैं। वह उन्हें लिटरल रैट्स कहता है, क्योंकि वे बार बार बढ़ते ही जा रहे हैं।
फिर जूनू नोटिस करता है कि पार्क कुछ डाउन लग रहा है। जब वह पूछता है तो प्रोटैगनिस्ट पिछले महीने चंसू के साथ हुई फाइट को याद करता है और जूनू से सीधा सवाल करता है, अगर फाइट जारी रहती तो क्या सच में वह जीत जाता? जूनू बिना हेजिटेशन कहता है, हाँ, पार्क वही फाइट भी जीतता जैसे वह हमेशा जीतता आया है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट एक शॉकिंग बात कहता है, वह पहली फाइट थी जिसने उसे अपनी जीत पर डाउट कराया। उसका कहना था कि अगर चंसू वापस आया और पहले से भी स्ट्रॉन्गर हुआ तो शायद अगली बार रिजल्ट उसके फेवर में न जाए। यह सुनकर जूनू भी हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि पार्क का कॉन्फिडेंस इतना गिर जाएगा, लेकिन फिर भी वह मानता है कि पार्क गलत नहीं है और कहता है अब उन्हें और ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना होगा। इसलिए आगे की जीत को एब्सोल्यूट बनाने के लिए उन्हें न्यू प्लान्स चाहिए होंगे। दूसरी तरफ कहीं और चंसू फिर लायन से मिलता है। वह उससे एक ऑनेस्ट आंसर मांगता है, अगर उनकी फाइट चलती रहती तो क्या वह जीत चुरा लेता या नहीं। लायन उसे साफ आंसर नहीं देता क्योंकि उसके मुताबिक उसे गैंग फाइट्स का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वह एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता है, अगली बार चंसू को हर हालत में जीतना होगा। यह सुनकर विलन और भी डिटर्मिन्ड हो जाता है और लायन की बातों को पूरी सीरियसनेस से लेता है। सीन फिर शिफ्ट होता है जहां दोंगवा कुछ गूंज के पीछे भाग रहा है। वे डर के मारे भाग रहे थे और हैरान थे कि वह वापस कैसे आ गया, जबकि उनका लीडर जुवनाइल भेज दिया गया था। तभी अचानक उनमें से एक गून सीधा उड़कर दूर जा गिरता है। बाकी लोग ऑलमोस्ट डर से जम जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है गूबिन वापस आ चुका है। अब वे दोनों फ्रेंड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। गूबिन कोल्डली पूछता है, जब वह जुवनाइल में था तो उसका मजाक उड़ाकर मजा आया था। बॉल्दी उसकी बात दोहराता है और सामने वाला डर से कांपने लगता है। बेचारा वहीं घुटनों पर गिर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बेकार एक्सक्यूजेस देने लगता है। तब गूबिन उसकी तरफ एक ब्रिक फेंकता है और कहता है, अगर सच में रिग्रेट है तो इसे साबित कर, ताकि उसे पूरी जिंदगी किसी रैट की तरह छिपना न पड़े। अब उस पैथेटिक विक्टिम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वह ब्रिक उठाता है और अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अपनी ही फिंगर्स पर मार देता है। इसके बाद जब गूबिन अपने फ्रेंड के साथ वापस जा रहा होता है तभी सियोंग आई सामने आती है। वह उस मैसेज की बात करती है जो उसने पहले भेजा था, कोई और साइड जॉब्स मत लेना। फिर हल्की इंसल्ट के साथ पूछती है कि क्या कोरियन समझना उसके लिए इतना मुश्किल है। गूबिन कैजुअली जवाब देता है कि वह बस पर्सनल मैटर्स निपटा रहा था, बस इतना ही। लेकिन फिर वह साफ कहता है उसे और पैसे चाहिए क्योंकि वह अपने होमीज के डेट्स चुकाना चाहता है और उसकी हालत इतनी गरीब है कि एक बैग भर कैश भी इनफ नहीं था। यह सुनकर वह वुमन उसे इंसल्ट करती है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ कैश से भरे कुछ और बैग्स फेंक देती है और आखिर में वह उसे वर्ड देती है पैसे की चिंता उसे बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, अब डील साफ थी। इस पॉइंट के बाद गूबिन कोई भी एक्शन अपनी मर्जी से नहीं ले सकता जब तक वह वुमन उसे ऑर्डर न दे। और अगर उसने फिर साइड जॉब्स करने की कोशिश की तो इस बार उसे कोई मर्सी नहीं मिलने वाली। गूबिन यह ऑफर मान लेता है और विकेट स्माइल के साथ हामी भर देता है। दूसरी तरफ जूनू के ऑफिस में सोल की हालत पर डिस्कशन चल रही थी। जूनू बताता है कि शहर में अजीब चेंजेस शुरू हो चुके हैं। पहली खबर आती है म्योंगडोंग से, जो एरिया यूजुअली हमेशा नॉइजी और क्राउडेड रहता था, वहां इन दिनों कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही। फिर वह गैंगसियो डिस्ट्रिक्ट की बात करता है। वह रिवील करता है कि जो स्कूल्स पहले आपस में लड़ते थे वे अचानक अब एकजुट हो गए हैं और अब उन्हें कहा जा रहा है द लीग। यह सुनकर जूनू को समझ नहीं आता कि अलग एरियाज में पब्लिक रिएक्शंस इतने अलग क्यों हैं। इसी बीच रिपोर्ट्स देखते हुए चॉय की नज़र एक फैमिलियर नाम पर पड़ती है और तभी उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले कन्वीनियंस स्टोर पर मिला वही लवर बॉय वियर्डो इस सब के पीछे है। वह तुरंत गैंगसियो डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी लेती है क्योंकि उसे यकीन है कि उसने उस लड़के को पहले देखा है। उधर वियर्डो अभी भी उस दिन की मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर रिग्रेट कर रहा था। डोंग हायुन से फाइट के बाद से उसकी प्रिंसेस स्टोर में रामियन लेने तक नहीं आई थी। वह खुद मान चुका था शायद उसके जैसा आदमी उसे कभी हैप्पी नहीं रख पाएगा, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़ देने के लिए तैयार नहीं था। तभी अचानक स्टोर का दौर खुलने की आवाज आती है। वह ऊपर देखता है और अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है क्योंकि उसके सामने उसकी प्रिंसेस खड़ी थी। लेकिन इस बार चॉय कैजुअल नहीं थी। वह उसे उसके पूरे नाम से बुलाती है, जियोंगहोन कियोन, एक 19 साल का लड़का जो नेक्सस के खत्म होने के बाद कोरिया वापस आया और सिर्फ कुछ ही दिनों में पास के स्कूल्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। फिर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वह पूछती है, क्या उसने कुछ गलत समझा है? जियोंगहो ने तुरंत सफाई देता है। वह कसम खाकर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। उसके मुताबिक वह बस वियर्ड सिचुएशंस में ड्रैग हो गया था और अपनी प्रेशस गर्ल को इतनी कैजुअली एक्यूजेशन करते देख उसे सच में बुरा लग रहा था। चॉय कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाती है और जैसे ही वह आगे बात करने लगती है अचानक कोई एक ह्यूज एयर कूला उठाकर स्टोर के अंदर फेंक देता है। बाहर गैंगसियो लीग का लीडर आ चुका था। वह उन लोगों का बदला लेने आया था
जिन्हें जियोंगहोन ने पहले बीट अप किया था। वह बाहर से चिल्लाकर वियर्डो को बाहर आने का ऑर्डर देता है। एयर कूला ऑलमोस्ट चॉय को लगने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी मोमेंट उसका लवर बॉय उसे बचा लेता है और उसी पल उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट उतर आती है, क्योंकि वह चॉय को अपना रियल साइड इस तरह नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन अब कोई चॉइस नहीं बची थी, इसलिए वह खुद को तैयार करता है उन सब आदमियों का सामना अकेले करने के लिए